नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 17 अगस्त 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के विश्लेषण में कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल आए हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपको एक परिचय करा देता हूं। सबसे पहला आर्टिकल आज हम लोग इथेनॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे विकास और पर्यावरण में क्या आपस में कोई संबंध है, क्या ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कि नहीं। तीसरा आर्टिकल हम लोग देखेंगे, भारत के अंदर एक संगठन है जिसको बोलते हैं CSIR। इसने जब से भारत आजाद हुआ है तब से इसने भारत में क्या क्या नवाचार में, क्या क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में क्या भारत की प्रगति के लिए काम किया है। अगले आर्टिकल में हम लोग परिहार के बारे में जानेंगे, ये क्यों चर्चा में आया। अगला हम लोग देखेंगे द हिंदू में एडिटोरियल के अलावा कुछ न्यूज होंगी जो हमारी यूपीएससी की परीक्षा से इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग इन सभी आर्टिकल से संबंधित देख लेंगे कि कौन से मुख्य प्रश्न बन सकते हैं। सत्र को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए। प्रियंका, शिवली, शंकर, विकास, प्रतीक्षा, देवेश, हिमांशु, मोहम्मद हसन, स्नेहा, सागर, आप सबने एक्सप्लेन करके आंसर लिखा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए अपने सत्र को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल देखिए, आपको मिलेगा प्रश्न संख्या 10 पर, जिसका संबंध जीएस के थर्ड पेपर से है, जहां हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, इन दोनों से हम लोग इस आर्टिकल को संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इथेनॉल के बारे में बेसिक बताता हूं, क्योंकि अगर हमें इथेनॉल के बारे में बेसिक चीजें नहीं पता हैं तो आर्टिकल हमको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इथेनॉल बेसिकली जो है, इसके कई सारे नाम से इसको बुलाते हैं। इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है, अल्कोहल को मैं ए लिख दे रहा हूं, ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। अब देखिए, इथेनॉल का एक इसके प्रकृति के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो रूम टेम्परेचर होता है, जैसे कमरे का जो तापमान होगा, उस तापमान पे अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये कैसा है, ये एक वोलेटाइल एलिमेंट है, ठीक है, वोलेटाइल। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर इसकी बात करें तो ये ज्वलनशील भी होता है, रंगहीन है, इसमें गंध आती है, ठीक है, गंध है इसमें, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसको प्राप्त कैसे करा जाता है, इसको क्या करते हैं, गन्ने का शीरा सबने सुना होगा, तो गन्ने के शीरे का किण्वन द्वारा इसको प्राप्त करा जाता है। उस किण्वन की अभिक्रिया में हम किसकी सहायता लेते हैं, यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता लेते हैं। तो उसी गन्ने से हम क्या निकाल लेते हैं, इथेनॉल निकाल लेते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक इसके बारे में खास बात यह कही जाती है कि ये कैसा है, साइको एक्टिव सब्सटेंस। साइको एक्टिव, कई बार आपने ये नाम सुना होगा, साइको एक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसका संबंध होता है हमारे नर्वस सिस्टम से, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, मस्तिष्क का जो सिस्टम होता है, जिसमें मस्तिष्क और हमारी जो मेरुरज्जु है वो कनेक्ट होती है, तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये इससे कनेक्ट होता है। अब क्या है, साइको एक्टिव वो पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में जाते ही हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेंगे। हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने का मतलब है कि ये क्या करते हैं, हमारे मूड पे, हमारा जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर है हमारा, उसमें अचानक से परिवर्तन लाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखा होगा आपने कि कोई भी व्यक्ति यदि मदिरा का सेवन करता है तो मदिरा पीने के बाद वो अजीब सा बिहेव करने लगता है ना। तो वो जो अजीब सा बिहेव करता है ना, वो इसी के कारण होता है, क्योंकि इथेनॉल जो है उसी को क्या बोलते हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो उसके बिहेवियर में, उसके मूड में, उसके परसेप्शन में, सोचने का तरीका, ये सब बदलता है। इसी इथेनॉल को एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, मेडिकल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, एंटीसेप्टिक वो चीजें होती हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है ना, उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, कंट्रोल कर देती हैं। इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट में। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फिनाइल वगैरह होते हैं, तो कोई भी, जैसे हमारे घरों में जब साफ सफाई होती है तो जब पोंछा लगाया जाता है तो उसमें उसको मिला लिया जाता है ताकि सतह जो है वो कीटाणु रहित हो जाए। तो डिसइंफेक्टेंट उसको बोलते हैं जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं उनको मार देता है ये। तो इन चीजों में भी इथेनॉल का उपयोग करा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब यहां पर जो आर्टिकल में चर्चा करी जा रही है, तो यानी कि फ्यूल के फॉर्म में, यानी ईंधन के रूप में इथेनॉल को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इथेनॉल का बेसिक, कि ये आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल जो है वो होता क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने
आर्टिकल की तरफ, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है, ब्लेंडिंग का मतलब होता है सम्मिश्रण। सम्मिश्रण को अगर हिंदी में बोलेंगे, आम बोलचाल की हिंदी में, तो उसको बोलते हैं मिलाना। अब इसके अंदर खास बात ये होती है इथेनॉल में कि अगर हम इसको पेट्रोल के साथ, अगर इथेनॉल जो है, इथेनॉल को ई लिख देता हूं, इसको आप मिला दोगे ना, तो ये क्या करता है, ये पेट्रोल को पूरी तरीके से जलाने में मदद करेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इथेनॉल के अंदर होते हैं ऑक्सीजन के कण। अब आपको पता है कहीं पर भी आपको अगर आग लगानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। तो जैसे ही पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिलाया जाता है, तो इथेनॉल को मिलाने से पेट्रोल के अंदर और ज्यादा ऑक्सीजन के कणों का प्रवेश हो जाता है, जिससे पेट्रोल की मैक्सिमम मात्रा जलती है। जब पेट्रोल मैक्सिमम मात्रा में जलेगा तो वो ज्यादा ऊर्जा देगा। ठीक है, ज्यादा ऊर्जा देगा। तो अभी देखो ये कैसे इसको आप जोड़ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाया है ना, तो उसका संपूर्ण दहन होता है। जब संपूर्ण दहन होता है तो उसमें ऊर्जा बहुत अधिक विमुक्त होती है। इसका एक ये भी पहलू है कि भाई इसमें पेट्रोल की मात्रा भी क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि हमने थोड़ी मात्रा में तो एथेनॉल मिलाया है। अब मान लीजिए 1 लीटर की बात करें, तो 1 लीटर में आपका 90% के आसपास पेट्रोल है, 10% के आसपास आपने इथेनॉल मिलाया है, तो यानी कि 90% ही पेट्रोल आपका लगा और ऊर्जा उतनी ज्यादा विमुक्त हुई। तो हम जब पेट्रोल कम लग रहा है तो पेट्रोल को हम बचा भी सकते हैं। पेट्रोल बचाने का यहां मतलब होता है कि हम कच्चा तेल बचा सकते हैं। कच्चा तेल बचाने का मतलब है कच्चे तेल का आयात हम कम कर सकते हैं। आयात कम करने का मतलब है कि जो हमारे पास विदेशी मुद्रा है, भंडार है, हम उसको बचा सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से आप समझिए, विदेशी, अगर हमको पेट्रोल ज्यादा खर्चा होगा तो पेट्रोल ज्यादा बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, कच्चे तेल से। तो कच्चा तेल हमें ज्यादा आयात करना पड़ेगा, तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखिए आर्टिकल में ये क्या कहते हैं। अभी आपको पता है 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया था, तो उसमें ये बोला इन्होंने कि भाई पहले हम लोग पेट्रोल में क्या करते थे, जो 10% इथेनॉल हम लोग मिलाते थे ना, तो उसका जो हमारा लक्ष्य था वो हमने हासिल कर लिया है। और यहां पर ये जो 10% इथेनॉल मिलाया जाता था, इसको बनाते किससे थे, गन्ने से। इस चीज को याद रखिएगा, शुगर केन से बनाया जाता था। इथेनॉल सम्मिश्रण क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब नीति आयोग ने अभी अपना स्टेटमेंट एक दिया, उसमें यह बताया कि 2025 तक, याद कर लीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 तक हमें क्या करना है, 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण जो है वो यूज करना है। यानी कि अब पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिलेगा, 20%। उसी को क्या बोलते हैं, इथेनॉल 20, यानी कि E20। अब देखिए यहां तक बात समझ में आ गई। अगला चीज आर्टिकल में जो बात बोली जा रही है वो पीढ़ी की बात करी जा रही है। अब जो जैव ईंधन होते हैं, बायोफ्यूल्स होते हैं, इनकी कई सारी पीढ़ियां होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। तो देखिए यहां पर जो चर्चा करी गई वो पहली दूसरी की करी गई। मैं आपको चारों पीढ़ियों के बारे में बता देता हूं। देखिए पहली पीढ़ी क्या होती है ना, फर्स्ट जनरेशन जो जैव ईंधन का होता है, उसमें इथेनॉल को कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहली जनरेशन के अगर इथेनॉल को प्राप्त करना है तो उसका सबसे सिंपल तरीका होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे शुगर की बात कर लें, कॉर्न की बात कर लें, मक्के की, स्टार्च की बात कर लें, तो खाद्य पदार्थों से डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। तो ये कौन सा जनरेशन है, ये मान लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये प्रथम पीढ़ी का इथेनॉल है। अगर इस तरीके से हम इथेनॉल बनाएंगे तो वो प्रथम पीढ़ी का होगा। अब देखिए इस तरीके से अगर आप इथेनॉल बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यहां पर होगा। जब हम लोग दूसरी जनरेशन की बात करते हैं, द्वितीय श्रेणी के इथेनॉल की, तो द्वितीय श्रेणी के इथेनॉल के लिए हम लोग ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जो हमारे खाने लायक नहीं है, जैसे कि भूसी का, चावल की जो भूसी होती है, ठीक है, जो पदार्थ बच जाता है जिसका हम लोग खाने में उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इन पदार्थों से हम लोग क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग इस पदार्थों से इथेनॉल बनाते हैं तो इससे जो भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी उनकी मात्रा इससे कम होती है, जो पहली जनरेशन में। देखिए मेरे बताने का तात्पर्य यह है, पहली जनरेशन का मेथड यूज करके अगर आप इथेनॉल बना रहे हो तो उससे मान लीजिए 10 किलो CO2 निकल रहा है, तो दूसरी जनरेशन में यानी कि इन पदार्थों का यूज करके अगर आप इथेनॉल बनाओगे तो इसमें से 8 केजी का ही CO2 निकलेगा, या बाकी का ग्रीन हाउस गैस निकलेगा। ठीक है, अब देखिए जब थर्ड पीढ़ी की बात करते हैं, तीसरी पीढ़ी की, तो यहां पर हम लोग हेल्प किसकी लेते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जैसे कि शैवाल हो गया, तो इनसे हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल बनाएंगे। जब हम लोग इनसे एथेनॉल बनाते हैं तो ये बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस विमुक्त नहीं होती है। अब लास्ट में आता है चौथी जनरेशन। चौथी जनरेशन का यूज हम किस में करेंगे, इसमें यूज करेंगे हम लोग अनुवांशिकी का। ठीक है, कि
आनुवांशिक तरीके से हम लोग क्या निर्माण करेंगे, इथेनॉल का। तो ये 4 जनरेशन समझ में आ गई आपको। तो अभी तक हम लोग जो इथेनॉल का यूज करते थे वो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला है, 10% का हम लोग किससे एथेनॉल निकाल रहे हैं, गन्ने से, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से। अब हमारा टारगेट हो गया है सेकेंड जनरेशन, यानी कि हम सेकेंड जनरेशन का यूज करेंगे इथेनॉल बनाने में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल में जो ऑथर हैं वो ये बताते हैं कि कई सारे देशों में इथेनॉल को ईंधन की तरह यूज करा जाता है, इथेनॉल को बनाया जाता है। जैसे कि यूएस की बात कर लें, है ना, चाइना है, कनाडा है। तो उसमें से जो ब्राजील देश है, साउथ अमेरिकन देश ब्राजील है, ये सबसे टॉप पे नंबर 1 पे है। इसने अपना 2021 में ही 27% इथेनॉल का लक्ष्य जो था वो पा लिया था। यानी कि पेट्रोल में इनके यहाँ 27% 2021 में ही इन्होंने अचीव कर लिया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पर ऑथर चिंता जताते हैं किस चीज की, ऑटो उद्योग की। अब देखिए यहाँ पर जो सरकार है भारत की, उसने जो हमारा ऑटोमोबाइल उद्योग है, जो भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर बनाते हैं, उन सबसे ये कह दिया है कि भाई 2025 तक आप ऐसे इंजन का निर्माण करना जो E20 इथेनॉल होता है, इस टाइप का जो पेट्रोल होगा उसको अच्छे से यूज कर सकें। ऐसे इंजन आप अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2025 तक हमारा लक्ष्य क्या है, E20 का लक्ष्य है। तो यहां पर ऑटोमोबाइल उद्योग को यह चीज बोली गई है। अब देखो यहां पर ना, अभी तक आपको दिख रहा होगा सारे यहां पर प्लस पॉइंट हैं, पॉजिटिव सकारात्मक पहलू नजर आ रहे थे। अब यहां पर एक राइटर जो है वो इस चिंता जताते हैं। क्या चिंता, वो बताते हैं कि इसके और क्या विकल्प हो सकते हैं अगर हम इथेनॉल को नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब है हम इथेनॉल को क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसका कुछ नुकसान भी है। तो देखिए इसके कुछ नुकसान ये बताए गए हैं। तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि एक तो CO2 का जो उत्सर्जन होता है, मान लो हम सेकेंड जनरेशन का यूज करेंगे तो CO2 का जो उत्सर्जन है उसमें बहुत सारी कमी आ जाएगी। ऐसा बोला जाता है कि 3 लाख टन CO2 जो है वो कम उत्सर्जित होगी। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु CO2 के अलावा एक पदार्थ ऐसा है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये उत्सर्जित होगा, इसको हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। CO2 तो कम निकलेगा परंतु ये निकलेगा, ठीक है, इसको हम नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरा यहां पर ये इसलिए बोला जा रहा है कि मान लीजिए यहां पर हम लोग जो इथेनॉल बना रहे हैं उसमें गन्ने का यूज कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो किसान होंगे वो और ज्यादा गन्ना उगाएंगे। तो जब गन्ने को उगाया जाता है तो उसके लिए हमको खेत की आवश्यकता होती है। खेत में अब जितना ज्यादा गन्ना कोई किसान उगाएगा उतना ज्यादा उसको कमाई होगी, तो वो कोशिश करेगा ज्यादा एरिया में गन्ने को उगाने के लिए। अब जितना ज्यादा एरिया में गन्ना उगाया जाएगा वो एरिया तो ऑक्यूपाइड हो गया, अब उसमें कुछ काम तो हो नहीं सकता। यहां पर ये विकल्प सुझाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन का। ये कहते हैं कि मान लीजिए इसी इतने पूरे क्षेत्र में, अगर मान लो ये 1 हेक्टेयर का क्षेत्र है, तो 1 हेक्टेयर में अगर हम सोलर पैनल लगा दें, ठीक है, तो यहां पर जो सोलर से जो ऊर्जा निकलेगी उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी इस गन्ने की मात्रा से। तो यहां पर हमें ऊर्जा भी ज्यादा मिल रही है और हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग भी कर रहे हैं। तो एक विकल्प ये भी हो सकता है जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा यहां पर ड्रॉबैक क्या होता है, पानी का। सबसे ज्यादा गन्ने को आपको पता है ये बहुत ज्यादा पानी को ग्रहण करता है। ऐसा एक इसमें जो एडिटोरियल में निकला है कि अगर 1 लीटर, केवल 1 लीटर आपको एथेनॉल चाहिए तो आपको 2860 लीटर पानी जो है वो वेस्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा इस गन्ने के लिए, ठीक है, 1 लीटर एथेनॉल निकालने के लिए। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा है। तो इस वजह से देखा जाए तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये तो हमारे पास बहुत अच्छे विकल्प हो जाते हैं इसके कंपैरिजन में। दूसरा यहां पर मैंने आपको बताया भूमि उपयोग बहुत ज्यादा है। तीसरी यहां पर खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी चिंता है, फूड सिक्योरिटी की। कैसे, अब देखो किसान को जब पैसा मिलेगा इस चीज से, अब जैसा कि यहां पर सरकार ने क्या बोल दिया, 2025 तक हमें E20 करना है, अब बहुत ज्यादा गन्ने की आवश्यकता होगी, उससे बहुत ज्यादा इथेनॉल बनाया जाएगा। तो किसान क्या करेगा, जो गन्ने का उत्पादन है उसको बढ़ा देंगे। जब गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा तो हर किसान अपनी कमाई के बारे में सोचेगा, तो जो अन्य फसलें हैं उन पे इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उनका प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। जब उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा की एक चिंता का विषय बन जाएगा। तो ये था इस पूरे आर्टिकल में। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, वो आपको प्रश्न संख्या 8 पर मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र से है। ये भी किससे जुड़ा हुआ है, हमारे पर्यावरण से। अब देखिए इस आर्टिकल में क्या हो रहा है, जैसा कि आप इस आर्टिकल की शुरुआत ही देखोगे आप तो कई सारे आंदोलन का जिक्र करके राइटर जो है वो शुरुआत करते हैं। चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ, कोयल कारो परियोजना। इस आर्टिकल में ऑथर जो है वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जिस तरीके से
वैसे तो पूरे विश्व की ही यही मंशा होती है, परंतु भारत देश को ये केंद्र में रख के बोल रहे हैं कि हम लोग विकास पे इतना जोर दे रहे हैं, अवसंरचना का विकास करना, पुल बनाना, रोड्स बनाना, डैम बनाना, इन सब पे इतना जोर देते हैं क्योंकि हमें अपनी जीडीपी को अच्छा करना होता है। परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। यहां पर ये कहने की बात कर रहे हैं ये। अब जैसे कि इन्होंने आंदोलन में ये बताया कि जब 1970 से 80 का दशक था, ठीक है, उस टाइम पे इतना ज्यादा आदमी जो था वो जागरूक था कि इतने सारे आंदोलन, और ये सब आंदोलन का जब आप डेट देखोगे तो वो आपको लगभग लगभग एक ही समय काल में दिखाई देंगे। जब जैसे मान लीजिए चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो 1973 में ये हुआ, ठीक है, यूपी में। हालांकि अब वो चीज चमोली में हुआ था, अब वो उत्तराखंड में चला गया है, ठीक है। तो यहां पर अब ये किस लिए हुआ, क्योंकि वहां पर जो वृक्ष होते थे उनको काटने से बचाने के लिए महिलाएं क्या करती थी, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, तो वृक्ष के चारों ओर एक घेरा बना के सामूहिक रूप से खड़ी हो जाती थी, ठीक है। तो यहां पर देखिए वृक्षों को बचाने की एक पहल हो रही है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहां पर, ये केरला में, क्योंकि साइलेंट वैली कहां पर है, केरला में है। तो ये भी 1973 के आसपास की बात है। वहां पर भी जो सदाबहार वन होते थे, तो अब वो क्या है, सदाबहार वन में क्या होगा, हमेशा आपको विविध प्रकार के, नाना प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो हाई बायोडाइवर्सिटी होती है वहां पर। जो कुंती पूजा नदी थी उसको बचाने का प्रयास करा गया, ठीक है। अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, सबको पता है इसके बारे में। नर्मदा बचाओ जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो इसमें यहां पर क्या हो रहा था, सरदार सरोवर जो बांध है उसकी ऊंचाई बढ़ाने से आसपास के जो गांव थे, जो जनजातीय एरिया थे, उनके जलमग्न होने के चांसेस थे। अब वहां जो लोग रहते हैं उनको बोला जा रहा था कि आप यहां से कहीं और चले जाइए, विस्थापित हो जाइए, वो अपना सारा रोजगार उनका खत्म हो जाता। तो उसको दूर करने के लिए ये वाला आंदोलन करा गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कोयल कारो परियोजना देखिए, ये भी आपको 1972 के आसपास देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी शुरुआत 1957 के आसपास हो चुकी थी, परंतु ये 1972 में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा, क्योंकि सरकार जो थी वो कोयल और कारो दो नदियों पर यहां पर बांध बना के दोनों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और ये वहां के लोगों से बिना बताए ये काम करा जा रहा था। उनकी जो जमीन थी उसका अधिग्रहण करा जा रहा था। और ऐसा बोला गया कि 135 से लेकर 40 गांव ऐसे थे जिनके ऊपर डूबने का खतरा था। 60 एकड़ की जो उपजाऊ जमीन थी उस पे बाढ़ आने का खतरा था। तो उसको लेकर भी यहां पर आंदोलन हुआ। तो राइटर यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दौरान जो ये आंदोलन 70 से 80 में देखने को मिल रहे थे ना, तो उनको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अब आगे आने वाला जो समय होगा उसमें, जब उस टाइम की जनता इतनी जागरूक है और पर्यावरण को लेकर इतनी सजग है, तो आने वाले समय में तो भारत में बहुत ज्यादा पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम होंगी और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो इस तरीके से विकास करा जाएगा। परंतु समय के साथ साथ ये सारी चीजें चेंज हो गई। अब जिस तरीके की विकास पे हम लोग जोर देते हैं, सरकारें क्या करती हैं, एक देखिए यहां पर एक फैक्ट राइटर बता रहे हैं कि 2022-23 के बजट में जो राजमार्ग होते हैं, हम लोग जो हाईवेज बना रहे हैं, उनके लिए हमने जो बजट लिया, मान लीजिए उनके लिए हमने एक्स बजट लिया, ठीक है, और पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय का जो बजट है उससे ये 40 गुना है। अगर हमने पर्यावरण मंत्रालय को 100 रुपए दिया है तो यहां पर हमने इनको कितना दिया है, 4,000 रुपए। 40 गुना ज्यादा बजट किसको दिया जा रहा है, हाईवे बनाने को, जबकि पर्यावरण का बजट देखिए कितना कम है। तो जो भी सरकारें आई उसने अवसंरचना को, विकास को, इन सबको किससे ऊपर रखा, पर्यावरण से। ये राइटर बताना चाह रहे हैं। अब उसके चक्कर में हुआ क्या, यहां पर कितना नुकसान हुआ हमारी पृथ्वी को, तो ये बता रहे हैं कि भारत की अगर अकेले बात करें तो 600 मिलियन लोग जो थे वो आज की डेट में जल संकट से जूझ रहे हैं। एक इंडेक्स आता है जिसको बोलते हैं जल गुणवत्ता सूचकांक। सोचिए उसमें टोटल 122 देशों के इंडेक्स निकाला जाता है और उसमें हमारी जो स्थान है वो 120वां है। एक यही इंडेक्स आपने देखा होगा लेटेस्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। हालांकि इस पे थोड़ा सा विवाद भी हुआ, परंतु ये जो 2022 का आया, आपको जान के आश्चर्य होगा उसमें भारत का स्थान कितना है, 180। और टोटल देश कितने हैं, 180, यानी कि भारत को लास्ट स्थान दिया गया है। थोड़ा सा इसमें पक्षपात करा गया है, परंतु फिर भी देखिए आप यहां पर स्थिति कितनी भयावह है। पानी जो दूषित हो रहा है, तो 70% पानी जो ग्राउंड वाटर है पीने वाला, वो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। जो भूमि का क्षरण है, मरुस्थलीकरण, आपको पता होगा इसरो ने अभी इसके लिए एक पूरा डेटा निकाला था, तो उसमें बताया था कि हमारी जो मृदा है, जो हमारी भूमि है, वो 30% भारत की ओवरऑल भूमि जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, या उसका मरुस्थलीकरण हो चुका है, वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगी। भूमि उत्पादकता की बात करें तो अभी हमने क्या करा, हमने
हरित क्रांति की बात कर लें तो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वहां पर इतना ज्यादा रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करा, इतना ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करा कि जिससे खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता बढ़ी परंतु भूमि की उत्पादन क्षमता जो थी वो घट गई। जो हमारी मृदा है, इस चक्कर में मृदा क्या हो रही है, वो मृत होती जा रही है। यहां पर राइटर बताते हैं हमने जो सरकारें हैं उन्होंने किसका सपोर्ट करा, उन्होंने हमेशा कॉरपोरेट का, उद्योग का सपोर्ट करा, विकास को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा, प्राथमिकता के। भाई हमें रोड्स बनानी है, हमें बड़े बड़े उद्योग बनाने हैं, कंपनीज बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, इनको हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा। अब इसके प्रति जो सरकार का जुनून था वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत ज्यादा उसने क्षति पहुंचाई। यहां पर राइटर कहना चाहते हैं कि भाई जैसा हम लोग जानते हैं, जैसा हम लोग की सोच हो रही है कि जो जीडीपी होती है वो मानव के विकास को दर्शाती है, यानी कि ह्यूमन के ग्रोथ को दर्शाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जीडीपी के चक्कर में किसको इग्नोर कर रहे हैं, पर्यावरण को हमने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। अब सोच के देखो एक बार आप, मानव के विकास के लिए सबसे जरूरी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? उसको भोजन चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको साफ हवा चाहिए, ठीक है। अगर ये तीन चीजें ही हम उसको नहीं दे पा रहे हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं कि मानव का हम विकास कर रहे हैं? तो किसी भी देश में अगर ये तीनों चीजें जो हैं वो या तो दूषित हैं या वो कम है तो उसके मानव का विकास संभव ही नहीं है। यहां पर राइटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जीडीपी की जो अवधारणा है उसको चेंज करने की जरूरत है। जीडीपी में इन चीजों को भी शामिल करना चाहिए कि मानव की आधारभूत आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो पा रही है कि नहीं। यहां पे राइटर बताते हैं 1991 में जिस तरीके से आर्थिक सुधार हुआ, हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स जो थे वो लाए। अब जैसे ही हम लोगों ने क्या बोला कि अब बाहर से जो कंपनियां हैं, विदेशी निवेश भी आ सकता है, तो बहुत सारी जो कंपनीज थी वो इंडिया में आई। अब अपने साथ वो इंडिया में जब आएंगी ना तो यहां पर अपनी फैक्ट्रीज लगा रही हैं। अब भारत सरकार को भी लग रहा है कि हमें अपना विकास करना है, हमें भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना है, ठीक है। तो यहां पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, क्योंकि भाई हर चीज में हर लगेगी विद्युत। तो विद्युत कैसे बनाई जा रही है? कोयले से, ठीक है। कोयले से, अब कोयला जितना हो रहा है उतना हो रहा है, बाहर से मंगाया जा रहा है। प्लस कोयले से जब विद्युत बनाई जा रही है तो उससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, तो उससे हमारा वायुमंडल प्रभावित हो रहा है। जितनी खनन परियोजनाएं हम और ज्यादा जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको निकालने के चक्कर में जो खनन परियोजनाएं हैं ये मृदा क्षरण कर रही हैं। मृदा क्षरण के साथ साथ लोगों का विस्थापन कर रही हैं। जिस जगह पर खान होती है वहां से लोगों को विस्थापित करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। दूसरा यहां पर बताया गया कि केवल स्थल मंडल ही नहीं, जो महासागर हैं उनको भी इंसान ने नहीं छोड़ा। जैसे कि डीप ओशियन मिशन की बात करें तो डीप ओशियन मिशन जो भारत सरकार का है, तो उसका मतलब क्या है कि 6000 मीटर की गहराई पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें उपयोग करना है, उनको हमें खोजना है। तो लगातार जब मानव जो है वो समुद्र के अंदर जाता है, अब किसी ना किसी आप वाहन से जाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ उत्सर्जन होता है, उससे महासागर गंदा होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इन विकास परियोजनाओं के चलते विस्थापन जो हो रहा है, ठीक है, जो माइग्रेशन हो रहा है वो 60 मिलियन से अधिक लोगों का हो चुका है। यही कहीं ना कहीं जब क्लाइमेट चेंज होती है, जलवायु परिवर्तन होता है, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यही कहीं ना कहीं क्या करता है, अतिरिक्त जो मौतें हो रही हैं उनका जिम्मेदार है। आपने देखा होगा ग्रीष्म लहर, ठीक है, किस तरीके से आई। और केवल भारत ही नहीं, सोचो यूरोपियन कंट्रीज जो उच्च अक्षांशों पर हैं वहां का तापमान भी बहुत अधिक पाया गया। उसके अलावा बात करी जाए, चक्रवातों की संख्या बढ़ने लग जा रही है, जो बाढ़ है या सूखे की स्थिति है वो भी बढ़ने लग जा रही है। तो ये सब हो क्यों रहा है? जलवायु परिवर्तन की वजह से। और इन सब का कारण क्या है? जो हम लोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। अब यहां पर राइटर बताते हैं कि इसमें सरकार क्या कर सकती है। ऐसा नहीं है कि विकास को रोकना है हमको, परंतु ये जो विकास है इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? यहां पर बताया जा रहा है उदाहरण के तौर पे कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसमें महिलाओं ने क्या किया, पारंपरिक बीज का इस्तेमाल करा, जैविक खेती करके और अपनी खाद्य सुरक्षा को बचा लिया। अब यहां पर अगर हम लोग खेती करते हैं तो उसमें हम लोग जल का यूज करते हैं, बिजली का यूज करते हैं, ट्रैक्टर से उसकी अगर जुताई करते हैं तो उसमें डीजल भी लगता है। तो इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए यहां पर महिलाओं ने प्राकृतिक तरीके से खेती करी, जैविक तरीके से खेती करी और अन्न को उगाया। कच्छ का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो हथकरघा बुनकर हैं उन्होंने जैविक काला कपास का उपयोग करा और पारंपरिक तरीके से एक अपनी आजीविका को चला रहे हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। यहां पर राइटर बताते हैं कि जैसे जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, जो ये पहाड़ी एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया, यहां पर
मेन इनका राजस्व किससे आता है? टूरिज्म से। तो टूरिज्म में वहां पर बनाए जाते हैं होटल्स, वहां पे बनाई जाती हैं रोड्स। तो अब वहां पर क्या है, अगर होटल्स में क्या है, जितने होटल बनाए जाएंगे अब उसमें सब में लगेगा एसी, तो एसी से फिर वही ग्रीन हाउस गैस जो है उनका उत्सर्जन होगा। और चूंकि वहां पर जब निर्माण कार्य होगा, होटल बनाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जंगल काटे जाएंगे, जो पर्वत हैं उनको काटा जाएगा, तो वहां पर जो जैव विविधता है उसकी हानि होगी। तो उससे बचने के लिए क्या करा जाएगा? होम स्टे, यानी कि वहां पे पहले से जो लोग रहते हैं वही एक काम करें कि अपने घर में जो पर्यटक हैं उनको रोकें, तो उनसे क्या है, उनको भी रोजगार मिलेगा, उनकी भी जीविका का एक साधन मुहैया हो जाएगा और पर्यावरण भी बच जाएगा। दूसरा यहां पर बताते हैं कि सार्वजनिक परिवहन का अत्यधिक उपयोग हो। जरूरी नहीं कि अगर हमें जाना है तो हम रोज अपनी कार से जाएं। हम लोग जो सार्वजनिक वाहन है, प्राइवेट जो बस होती हैं सरकारी, उनका यूज कर सकते हैं, मेट्रो का यूज कर सकते हैं, लोकल ट्रेन्स का यूज कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, जो भूमि और जल है उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर सकते हैं, जो बारिश का जल है उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया। तो इस टाइप की जो उपकरण है उनका यूज करके हम विकास भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो पर्यावरण है उसका भी ध्यान रख सकते हैं। तो हमें ऐसे मेथड्स को अपनाना चाहिए। ये था इस पूरे आर्टिकल में। अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 8 पे आपको मिलेगा, जिसका संबंध थर्ड पेपर से है, जहां पर हम आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है ये। देखिए इस आर्टिकल में क्या समझाया गया है, पहले तो आपको ये समझना है। यहां पर राइटर जो है वो ये बताते हैं कि हमारे देश में जिस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार ने विकास करा है वो बहुत एक काबिले तारीफ है। अब कैसे? राइटर यहां पे बताते हैं कि भाई 1947 में हम आजाद हुए, उसके पहले अंग्रेजों ने हमारा आर्थिक शोषण किया। जब ये भारत छोड़ के गए तो 1947 की बात करते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमारी जीडीपी की बात करें तो जीडीपी कुछ 1.3 लाख करोड़ की जीडीपी थी और जो हमारे पास खाद्यान्न था वो केवल 50 मिलियन टन खाद्यान्न था। तो हमने ऐसी स्थिति से अपना विकास करना आरंभ किया। अब यहां पर जो भारत सरकार ने 1947 के बाद से विकास करना आरंभ करा, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो एक संस्था का था, जिसके बारे में ये पूरा आर्टिकल निकला हुआ है। उस संस्था का नाम है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि CSIR की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1942 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। 1942 में इसको बनाया किसके अंतर्गत गया है? सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया। इस चीज को याद रखिएगा, यह प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1860 का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम था, उसके अंडर में बनाया गया है। इसके फाउंडर की अगर बात करें, संस्थापक कौन थे, तो आप सबको पता होना चाहिए, शांति स्वरूप भटनागर नाम है इनका। इनके नाम से पुरस्कार भी मिलता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। तो ये इनके संस्थापक थे। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये था नई दिल्ली में। ठीक है, उस टाइम पे ना, अगर CSIR के बारे में मैं आपको बताऊं तो इनका लक्ष्य क्या था, इसको काम क्या दिया गया था। इसके सामने कुछ चुनौतियां थी। कौन कौन सी चुनौती? पहली चुनौती थी एजुकेशन की, कैसे जो भारतीय हैं उनको शिक्षा मिले। ठीक है, दूसरी इसके पास चुनौती थी कि भाई ये जो हमारे पास 50 मिलियन टन केवल खाद्यान्न है, तो उस टाइम की जो भारत की जनसंख्या है उसका पेट कैसे भरा जाएगा, हम ऐसी कौन सी तकनीक लगाएं जिससे इतने लोगों का पेट भर सके। दूसरा, यहां पर जो लोकतंत्र हमारा ये मूलभूत मूल्य था, फंडामेंटल था हमारा, तो लोकतंत्र में वोटिंग होती है, वोटिंग इलेक्शंस में, तो इलेक्शंस को कैसे फेयर कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई फ्रॉड ना हो, एक ये चुनौती इसके सामने थी। दूसरा, यही सब देखते हुए हमें अपने उद्योगों को, अपने व्यापार को भी क्या करना है, बढ़ाना है, प्लस हमारी जो सुरक्षा है भारत देश की वो देखनी है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको मेन मेन बताए हैं, आप कॉपी में लिखते जाइएगा। ये ही मेन पॉइंट हैं इस आर्टिकल के कि इन चुनौतियों को कैसे CSIR ने एक्सेप्ट किया। अब देखिए यहां पर आर्टिकल में सबसे पहले यहां पर यह बताया जाता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिली। वो प्रॉब्लम ये आई कैलेंडर की। अब आप कहेंगे ये कैलेंडर की प्रॉब्लम कैसे? अब उस टाइम पे भारत में कोई, जैसा कि आज आप कैलेंडर देखते हो वैसा कोई कैलेंडर था नहीं। अगर बात करिए दक्षिण भारत की तो उनके पास अपना एक तमिल कैलेंडर था,
अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पर एक हिंदू कैलेंडर चलता था। तो इस तरीके से भारत वर्ष में कई सारे कैलेंडर थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीएसआईआर के पास ये थी कि इस कैलेंडर की प्रॉब्लम को दूर करा जाए। तो इस कैलेंडर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहां पर सीएसआईआर ने एक समिति बनाई जिसका नाम था मेघनाद साहा समिति। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। मेघनाद साहा समिति याद रखिएगा। इस समिति ने अपनी 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और ये जो कैलेंडर आज हम लोग देखते हैं तो उसका सॉल्यूशन यहां पर दिया कि भाई जो शक संवत होता है हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे पूरे देश में एकीकृत कैलेंडर को अडॉप्ट कर लिया गया। दूसरा, अब यहां पर सीएसआईआर ने दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या किया। ये तो कैलेंडर वाली प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरा यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, यहां पर बॉम्बे, आज का जो मुंबई है उस समय बॉम्बे था, प्लस भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन आएगा, सीएसआईआर। तो सीएसआईआर ने बॉम्बे सरकार के साथ मिलकर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, इंडिया का सबसे फेमस इंस्टीट्यूट TIFR, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट का मेन काम था शोध का। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एक अचीवमेंट TIFR ये भी किसका है, सीएसआईआर का। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भाई सही तरीके से चुनाव हो, उसमें कोई धांधली ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, एक व्यक्ति एक ही बार अपना वोट देने जाए। ऐसा ना हो कि वो लाइन में खड़ा था, एक बार उसने इस पार्टी को वोट दिया, दोबारा चला गया, फिर उस पार्टी को वोट दे दे के ऐसे बढ़ा दे उसके वोट। तो इसके लिए अब बनाई जाएगी इंक। अब अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इस आर्टिकल में मैंने पहले आपसे कहता था कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो पहली बार सीएसआईआर ने इस इंक का निर्माण किया था। ठीक है, बाद में इसी इंक को हम लोगों ने क्या करा, इसका निर्यात भी करा है कई सारे देशों को। सिल्वर नाइट्रेट से ये इंक बनाई गई थी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट, ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं, स्टेट पीसेस में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ये मैंने सीएसआईआर की वेबसाइट से ही कॉपी करा हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं इसको, क्योंकि उससे ज्यादा ऑथेंटिक सही इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। तो ये सीएसआईआर के बारे में है। यहां पर कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर आज की डेट में बात करें तो आज इनके पास टोटल 37 प्रयोगशालाएं हैं, 39 आउटरीच केंद्र हैं और 3 नवाचार परिसर हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। किस फील्ड पे ये लोग काम करते हैं, समुद्र विज्ञान, रसायन, दवाएं, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, यहां तक कि ये तो साइंस की क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा माइनिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, पर्यावरण में, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में, इन सब चीजों में भी इनका काम है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, कृषि और गृह कृषि, ये सारे क्षेत्र भी शामिल हैं। तो सोचिए सीएसआईआर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर। अगर इसके अवसनात्मक संरचना की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अब मैं यहां पर आपसे प्रश्न पूछूंगा, पहली बार सीएसआईआर में जो महानिदेशक बनाई गई हैं वो एक महिला है। कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन महानिदेशक है। याद रखिए, अब यहां से प्री के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन होता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इनके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहां पर एक संचालक मंडल होता है जिसको गवर्निंग बॉडी कहते हैं। इसी में कौन आता है, महानिदेशक आते हैं। वही महानिदेशक आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि पहली बार महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, तो ये इनका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर यहां पर जो ये सलाहकार बोर्ड है इसकी बात करें तो यहां पर टोटल कितने मेंबर होते हैं, 13 मेंबर यहां पे लिए जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो सीएसआईआर का मिशन है, आप जब इसको वेबसाइट में देखोगे, मैंने हालांकि यहां पर लिख दिया है, तो साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि आधुनिक भारत की अपेक्षाओं को पूरा करना है। जैसे जैसे हमारा जो भारत है वो आधुनिक होता जा रहा है, तो उसमें जो जो नीड आएगी जिस भी फील्ड में, वहां पर सीएसआईआर क्या करेगा, अपना योगदान देगा। अब यहां पर स्टार्टिंग होती है कि भाई सीएसआईआर ने जो मैंने पहले आपको काम बताए वो करे। दूसरी यहां पर एक प्रॉब्लम थी 1948 के टाइम पर, लेदर इंडस्ट्री का यहां पर एग्जांपल लिया गया है, चमड़ा उद्योग का। यहां पर इन्होंने क्या करा, एक नए इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं CLRI, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। पहले क्या होता था, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो चमड़ा होता था, ठीक है, तो कच्चा चमड़ा जो है, ठीक है, रॉ चमड़ा, इसका निर्यात हो जाता था, भारत से बाहर चला जाता था। ये क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था कि इस कच्चे चमड़े का उपयोग करके किस तरीके से वस्तुओं को बनाना है। तो भारत सरकार ने यहां पर एक नियम निकाला। उसने क्या करा, इस निर्यात को बैन कर दिया, या निर्यात अगर कोई करना चाहता है तो उस पर निर्यात का जो
एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो 25% लगा दी कि अब 25% का आप टैक्स भारत सरकार को दोगे तभी आप कच्चा चमड़ा बाहर भेज पाओगे। तो इससे क्या होगा, जो निर्यात होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निर्यात कम होगा तो वो चमड़ा जब भारत में रुकेगा तो उस चमड़े पर अब सीएसआईआर ने अध्ययन करने के लिए इस संस्थान को बनाया जिसमें नई टेक्नोलॉजी का विकास करो, प्लस जो दूसरे लोग हैं भारत के उनको प्रशिक्षण दो कि इस चमड़े की वस्तुएं किस तरीके से बनाई जाती हैं। हरित क्रांति की बात करें तो जैसा मैंने आपको दिखाया था कि कृषि में भी सीएसआईआर ने अपना योगदान दिया। तो हरित क्रांति में भी क्या हुआ था, अब ज्यादा से ज्यादा उर्वरक की हमें आवश्यकता होगी और रसायन की आवश्यकता होगी। तो इसी के तर्ज पर किसको बनाया गया, सीएसआईआर ने बनाया हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड को। ठीक है, इसका मेन काम क्या था, जो रसायन है उनका निर्माण करना कृषि के लिए, जैसे कृषि कीटनाशक हो गए। एक यहां पर कृषि से जुड़ा हुआ स्वराज ट्रैक्टर आपने देखा होगा, स्वराज नाम से आज भी ट्रैक्टर आता है। तो उसके निर्माण के लिए सीएसआईआर ने किस संस्था का निर्माण करा, सीएमईआरआई, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान। ठीक है, ये दुर्गापुर में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर इस संस्थान ने पहली बार स्वराज ट्रैक्टर का निर्माण करा जिसका कृषि में उपयोग करते हैं। जब शिशु के आहार की समस्या आई तो सीएसआईआर ने वहां पर भी काम करा। इसने क्या करा, जो भैंस का दूध होता है उसको पाउडर में चेंज करने का काम करा। ठीक है, तो उससे भी इस चीज में हेल्प मिली। दूसरा, इसने अरोमा मिशन में भी हेल्प करी। अरोमा मिशन आपको पता होना चाहिए, जो अरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध। तो यहां पर ऐसे फसलों की खेती करना जिससे सुगंध उत्पन्न होती है। हालांकि ये कहां से स्टार्ट हुआ था, जम्मू कश्मीर से। तो वहां के जो किसान हैं उन्होंने लेवेंडर पौधे का नाम सुना होगा आपने, तो लेवेंडर की खेती स्टार्ट करी थी, उसके पौधे लगाना स्टार्ट करे और फिर उससे उनको लाभ हुआ। तो उसी को क्या बोले जाने लगा, अरोमा मिशन या बैगनी लेवेंडर क्रांति बोले जाने लगा। तो उसको भी पूरे देश में फैलाने का काम किसका है, सीएसआईआर का। यहां पर सीएसआईआर की कुछ अलग पहले हैं, जैसे कोविड के टाइम पे इसने क्या काम करा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किस तरीके से इसने डिजिटल और आणविक निगरानी रखी है। यहां पर जो अस्पतालों में यूज होती है पीपीई किट, आपने देखा होगा, मास्क हो गया, या मान लीजिए जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्स जो पूरी किट पहने रहते थे, तो उसका निर्माण करना। आपूर्ति श्रृंखला बाधित नहीं होनी चाहिए, जो वैक्सीन्स हैं या फिर जो अन्य दवाइयां हैं जैसे पैरासीटामोल हो गई, ये सारी जो दवाइयां जो कोविड के दौरान आवश्यक थी उनकी सप्लाई में किसी तरीके से रोक टोक ना आए। जो प्लाज्मा थेरेपी आपको पता होगा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी, तो उसमें भी सीएसआईआर ने अपना योगदान दिया। इसी तरीके से सामरिक क्षेत्र की बात करें, डिफेंस सेक्टर में, तो हेड अप डिस्प्ले जो है ये तेजस के लिए इन्होंने बनाया है। तेजस जो हमारा फाइटर प्लेन है उसके लिए हेड अप डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कार में आप बैठे हो, कार के सामने जो शीशा लगा होता है, ठीक है, यहां पर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के सामने शीशा, तो शीशे में ही कुछ इंफॉर्मेशन हमारी डिस्प्ले होने लगेगी। किस तरीके की, कि मान लीजिए टारगेट आ रहा है तो उस टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन, हथियार के बारे में इंफॉर्मेशन, तो इस टाइप का डिस्प्ले भी इन्होंने बनाया। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में लिथियम आयन बैटरी जो है उसका निर्माण करना स्टार्ट किया है। सोलर ट्री का निर्माण करना स्टार्ट करा है। ये देखिए सोलर ट्री इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको। तो इस टाइप के ट्रीज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में मैंने कई सारी चीजें आपको बताई। यहां पर जान लीजिए सांबा मसूरी चावल जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जीवाणु रोधी चावल बनाने का कोशिश करी गई है। यहां पर एक कपास की प्रजाति बनाई गई है जो सफेद मक्खी के लिए प्रतिरोधी है, यानी ये सफेद मक्खी इस कपास प्रजाति को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी में आर्सेनिक की मात्रा होती है, तो उस मात्रा में जो ये चावल है मुक्ताश्री ये उग जाएगा। तो आर्सेनिक की मात्रा में, एक लिमिटेड मात्रा में इस चावल का उपज जो है उसका उत्पादन हो जाएगा। इसको भी सीएसआईआर ने बनाया है। यहां पर मैंने आपको कुछ प्रमुख सीएसआईआर की लैब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेट पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और कई बार जब सीएसआईआर चर्चा में आएगा तो प्रारंभिक परीक्षा में भी इन लैब्स के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले आर्टिकल जो आपको प्रश्न संख्या 8 पर मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां हम लोग राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए यहां पर आपने पढ़ा होगा जो क्षमादान की शक्तियां होती हैं उसमें एक शक्ति होती है परिहार की, जिसको बोलते हैं रिमिशन। अब क्षमादान की शक्ति की अगर बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है और राज्यपाल के पास 161 के अंतर्गत आती है। क्षमा, लघुकरण, विराम या प्रविलंबन, ठीक है। तो उसमें परिहार जो है वो न्यूज में आया, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गुजरात में 11 लोगों को ऑलरेडी 14 वर्ष तक अपना जीवन जेल में व्यतीत कर चुके थे और उनको सजा मिली थी आजीवन कारावास की। परंतु ये सजा उनको मिली थी किसमें? बलात्कार के जुर्म में। गैंग रेप हुआ था एक महिला का गुजरात में। आपको पता है 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उसके बाद एक महिला है उसका गैंग रेप करा गया इन 11 लोगों ने मिलके।
उसके बाद उसके परिवार के कुछ सदस्य थे, उनकी हत्या भी करी गई। 2008 में उनको सजा सुनाई गई थी आजीवन कारावास की, और अब चल रहा है 2022, तो यानी कि 14-15 साल हो गए। तो वहां पर जो गुजरात की सरकार है उसने ये डिसीजन लिया है अपने लेवल पर कि उनको 11 लोगों को छोड़ दिया गया है। इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आ गया, तो परिहार यहां पर चर्चा में आ गया। अब यहां पर कुछ विवाद उत्पन्न ये हो गया है कि देखिए, यहां पर आप कहोगे कि ये राज्य सरकार के पास कैसे ये शक्ति चली गई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि सीआरपीसी जो है, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता है, उसकी धारा 432 ये राज्य सरकारों को अधिकार देती है कि उस सजा को पूरी तरीके से या आंशिक रूप से माफ करा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर जो कारावास है ये किसका विषय है, किस लिस्ट में आता है, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। इस वजह से राज्य सरकारों को यह अधिकार और मिल जाता है। परंतु यहां पर एक धारा और भी है, धारा 435। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र से परामर्श लेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा बोला है कि भाई आप यहां पर परामर्श लोगे, और ये परामर्श कैसा है, ये परामर्श अनिवार्य है। और इस परामर्श का मतलब क्या है, सहमति, यानी कि केवल ये नहीं है कि आपने केंद्र सरकार को इस बारे में बता दिया, अब वो राजी है नहीं राजी है, आपने निर्णय ले लिया। यहां पर परामर्श का मतलब है सहमति, यानी कि केंद्र सरकार का सहमत होना भी जरूरी है। परंतु यहां पर इस केस में केंद्र सरकार से कोई भी परामर्श यहां पर नहीं लिया गया, इस वजह से यह विवाद चर्चा में आ गया। अब आगे की इसमें क्या न्यूज आती है, ये मामला अगर कोर्ट में वापस से जाता है तो कोर्ट उसमें क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि परिहार जो है वो होता क्या है। तो परिहार का सीधा सा मतलब होता है कि भाई जो प्रकृति है, आप ऐसे याद रख लो, पा से परिहार, पा से प्रकृति, तो जो दंड की प्रकृति होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर कठोर कारावास है तो वो कठोर ही रहेगा, परंतु उसकी अवधि में चेंज हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष से 1 वर्ष। चलिए अब कुछ विविध न्यूज पे नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर एक न्यूज आई है द हिंदू में, शिशु मृत्यु दर पे। इसमें यह बताया है स्वास्थ्य मंत्री ने कि भाई 2014 में जो शिशु मृत्यु दर 45 होती थी, अब 2019 में ये कितनी हो गई है, जो निकाला गया है 35। तो ये एक अच्छी बात देखने को मिली है कि उस संख्या में कमी आ गई है। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए कथन ऐसा पूछा जा सकता है और मुख्य परीक्षा में आप इसको किसी आंसर में यूज कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर एक ऐप की बात हो रही है जिसका नाम है पालन। ठीक है, पालन ऐप जो है ये लॉन्च करा गया है। इसको यहां पर आप देख पा रहे होगे, पालन 1000 लिखा हुआ है। ये क्या है, 1000 का यहां पे मतलब ये है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर 1000 दिनों तक उसकी जो शारीरिक स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, या जो उसकी भावनात्मक स्थिति है, तो इस पे उसके माता पिता को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उस वजह से ये ऐप बनाया गया है। इस ऐप में जो भी उस बच्चे के माता पिता हैं, वो कोई भी अपने उनके मन में कोई शंका आती है बच्चे से संबंधित, तो वो यहां पर जाके उस शंका का समाधान कर सकते हैं। कोई उनको यहां पर सलाह चाहिए तो वो भी सलाह उनको यहां पर इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा, यहां पर देखिए एक आंकड़ा आया है कृषि से संबंधित। तो कृषि से संबंधित इस आंकड़े में 4 टाइप के आंकड़े दिए गए हैं। तो यहां पर यह बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा ओवरऑल जो कृषि में ये टॉप पर हैं। यहां पर अगर बोए गए क्षेत्र की बात करेंगे तो बोए गए क्षेत्र में 3 राज्य ऐसे हैं, जैसे राजस्थान की बात कर लें, इसी के पास गुजरात आपको मिल जाएगा, और उत्तर प्रदेश। तो यहां पर बोया गया जो क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि उड़ीसा और महाराष्ट्र में इसकी कमी है। अगर यहां पर उत्पादन की बात करते हैं खाद्यान्न की, तो खाद्यान्न उत्पादन में सभी में बढ़ा है, केवल केरला राज्य में और आंध्र प्रदेश में यहां पर जो खाद्यान्न उत्पादन है वो घटा है। यहां पर नॉन फूड ग्रेन, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो खाने के लिए नहीं है, जैसे कि बात कर ली जाती है कपास की, है ना, तो इस टाइप की जो वस्तुएं हैं इसकी बात करी जा रही है। तो इसमें यूपी और महाराष्ट्र जो हैं ये सबसे आगे हैं। यहां पर अगर उत्पादन पर हेक्टेयर की बात करें, यानी 1 हेक्टेयर में सबसे मैक्सिमम उत्पादन कौन सा राज्य कर देता है, तो जाहिर सी बात है इसमें पंजाब और हरियाणा ने टॉप किया है। तो ये कुछ तथ्य हैं, याद रखिएगा। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम की आवश्यकता का परीक्षण करना है और इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं ये आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास को अक्सर पर्यावरणीय स्थिरता से आगे रखा जाता है क्योंकि लोगों के जीवन स्तर इसमें शामिल होते हैं। अगर लोग आर्थिक विकास के कारण खराब पर्यावरणीय गुणवत्ता वाले आर्थिक स्थान पर रहते हैं तो जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। इसका आपको विश्लेषण करना है। इसका आंसर जरूर लिखिएगा। बहुत आसान से प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। मैंने आपको 4 आंदोलन बताए। एक आंदोलन मैं आपसे पूछता हूं, उस आंदोलन का नाम है अपिक्को आंदोलन। ठीक है, अपिक्को आंदोलन बताइए कहां पर हुआ और यह किससे संबंधित था। एक तो मैंने आपसे पूछा है कि जो
चीतों का पुनर्वासन हो रहा है भारत के अंदर, वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में हो रहा है और वो कहां से आ रहे हैं, और दूसरा अपिक्को आंदोलन क्या था और ये किस चीज से संबंधित है। तो आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी है साधारण शब्दों में आपको आर्टिकल्स को समझाने की, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज का सत्र अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा और कमेंट जरूर करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।